Hey everyone, this is Arya. वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और नया टॉपिक एंड वो है एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। तो ये वाला पार्ट हम लोग पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। बट इसको स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर सोमनाथ टेम्पल वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड। ठीक है, और ज़्यादातर हर वीडियो में आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है, ताकि उससे आपकी नॉलेज भी थोड़ी गेन हो। फाइन। तो है तो आपकी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, बट बुक में है नहीं, तो मैंने इसलिए आपको बताया था और इसका आंसर आपको देना था, पर इस वीडियो में आपको रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है, पहले तो देखो ये जो रिकन्स्ट्रक्शन वर्क था ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्या रीज़न था स्टार्ट होने का, ये भी बता देती हूँ। तो देखो, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के आयरन मैन एंड फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवंबर 13, 1947 में ये प्रॉमिस किया सोमनाथ टेम्पल को रिबिल्ड कराने का। मीन्स सोमनाथ टेम्पल को रिबिल्ड कराएंगे, तो इसका उन्होंने प्रॉमिस किया। ठीक है, 1947 में, 13 नवंबर 1947 में। एंड इन 1951 में जाकर इसका रिकन्स्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया था। इन मे 1951 इसका जो रिकन्स्ट्रक्शन वर्क था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, एंड उसके बाद तो मैंने आपको बताया कि 1947 में उन्होंने प्रॉमिस किया था और उसके बाद 1951 में जाके इसका रिकन्स्ट्रक्शन वर्क पूरा कंप्लीट हो गया था। तो इस तरीके से सोमनाथ टेम्पल का रिकन्स्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुआ। तो ईयर भी आपको पता चल गई, मई 1951 में इसका रिकन्स्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया था। ठीक है, एंड उसके बाद जो इंडिया के उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कौन, जो इंडिया के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो उन्होंने इसको सोमनाथ टेम्पल को देश को समर्पित किया। मीन्स ही डेडिकेटेड द टेम्पल टू नेशन। फाइन। तो आपने देखा कि किस ईयर में इसका रिकन्स्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुआ था और किस ईयर में उन्होंने ये प्रॉमिस किया था इसको रिबिल्ड कराने का, इन 1947 और 1951 में जाके, मई 1951 में जाके इसका रिकन्स्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुआ था। ठीक है, चलो, तो ये आपका मैंने आंसर भी दे दिया और आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो गई थोड़ी सी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, सो आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। तो इसमें क्योंकि हम इस टॉपिक, जो ये आपका टॉपिक है, ये इसमें हम लोग पढ़ रहे थे चोलास के बारे में, है ना। हम पूरा ये चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं कि चोलास के टाइम पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए। फाइन। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अब ये एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन वाला, कि उनके टाइम पीरियड पे साउथ में एग्रीकल्चर वर्क और इरिगेशन वर्क कैसा था। ठीक है, तो अब हम लोग एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ चोलास वर पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। चोलास के कई सारे न्यू डेवलपमेंट्स हुए, अचीवमेंट्स हुए, वो पॉसिबल हो पाए मतलब कई सारे ऐसे अचीवमेंट्स या फिर कई सारे ऐसे जो चीज़ें थी, मीन्स चोला अचीवमेंट्स थे चोलास के, वो सिर्फ पॉसिबल हो पाए किसकी वजह से, वहाँ उनके एग्रीकल्चर की वजह से। मीन्स कि वहाँ का एग्रीकल्चर इतना डेवलप था। ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे उन्होंने चीज़ें अचीव की। फाइन। सो अब इतना एग्रीकल्चर में उन लोगों का फोकस क्यों था। ठीक है, वहाँ पे इतना फोकस उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे क्यों था। तो एग्रीकल्चर पे फोकस इनका, देखो पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये आता है कि एग्रीकल्चर पे फोकस तो ऑब्वियसली सभी का होगा, क्योंकि भाई खाना पीना खाना है, राज्य चलाना है पूरा, तो एग्रीकल्चर तो करना ही पड़ेगा, है ना। बट फिर भी इतना ज़्यादा इनका यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पे क्यों था। ठीक है, तो इसका एक और रीज़न ये था कि यहाँ पे, मीन्स जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो पास हो रही है यहाँ से ये रिवर, ये कावेरी रिवर पास हो रही है। ठीक है, ये, और यहाँ पे कई सारी अपनी ट्रिब्यूटरीज को ये यहाँ पे छोड़ रही है। आप अपनी बुक में आपको देखोगे तो आपको काफ़ी यहाँ पे दिखेगा। आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में ना आए, बट आप बुक में देखना इसको। ठीक है, तो आप जब मैप 2 में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि कावेरी रिवर देखना। ठीक है, उसको नोटिस करना। तो उसकी जब वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है जाके, तो उससे पहले अब कई सारी चैनल्स को, अब खुद को कई सारे चैनल्स में डिवाइड कर देती है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ट्रिब्यूटरीज के बारे में, है ना।
तो डिवाइड कर देती है खुद को और वो मिल के डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो वहाँ का लैंड था काफ़ी फर्टाइल था। अब जब फर्टाइल लैंड होगा तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो इसलिए एग्रीकल्चर पे उनका फोकस ज़्यादा रहता था। सो अब देखो, नोटिस दैट रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू टू सेवरल स्मॉल चैनल्स, ठीक है। तो जो रिवर कावेरी थी कई सारे चैनल्स में, स्मॉल स्मॉल चैनल्स में डिवाइड होती थी, छोटी छोटी और अपनी नदियों में, ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है। सो बिफोर एम्पटिंग इनटू बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले these channels overflow frequently, ये चैनल्स थी ओवरफ्लो होती थी frequently, depositing fertile soil on their bank, जो फर्टाइल सॉइल होती थी उसको डिपॉजिट करती थी, ठीक है। जो बैंक्स होते हैं ना किनारे, तो अपने बैंक्स पे, ठीक है। इससे क्या होता था कि इससे वहाँ की जो लैंड होती थी काफ़ी फर्टाइल होती थी, एग्रीकल्चर में बहुत हेल्पफुल होती थी, ठीक है। वाटर फ्रॉम दी चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड दी नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, जो चैनल से वाटर आता था वो बहुत ही नेसेसरी था मॉइस्चर के लिए, एग्रीकल्चर में मॉइस्चर, ठीक है, मतलब सॉइल में मॉइस्चर रहे जिससे एग्रीकल्चर अच्छा हो पाए, फाइन। पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पे राइस पे फोकस किया जाता था, मीन्स कि यहाँ पे जो पर्टिकुलरली राइस की कल्टिवेशन काफ़ी मतलब ज़्यादा थी, ठीक है। क्योंकि राइस की कल्टिवेशन क्या होता है कि राइस को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, और यहाँ पे तो नदी थी काफ़ी अच्छी और फर्टाइल लैंड था, तो राइस यहाँ पे अच्छे ग्रो होते थे, इसलिए राइस पे इनका ज़्यादा फोकस भी रहता था, ठीक है। उसके बाद अंडर द चोलास पीरियड, अब जो ये मतलब साउथ में अगर आप देखो तो खेती पे मीन्स एग्रीकल्चर पे पहले भी फोकस बहुत अच्छे से किया जाता था, बट चोलास पीरियड में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम उन चीज़ों को नोटिस करेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि पहले एग्रीकल्चर होता नहीं था, पहले भी एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, बट अंडर चोला पीरियड, चोला के पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हम उसको पढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम चोलास के पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इस टाइम पे एग्रीकल्चर में और क्या क्या डेवलपमेंट आई, फाइन। सो लार्ज स्केल कल्टीवेशन स्टार्टेड, लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन होने लगा क्योंकि लैंड इतनी फर्टाइल थी, इतनी अच्छी थी कि इन्होंने एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया और कल्टीवेशन लार्ज स्केल में होने लगा, ठीक है। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, कुछ रीजन ऐसे थे जहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर करवाना पड़ा क्योंकि जिससे मतलब खेती अच्छे से हो पाए। अब खेती करनी है तो भरे जंगल में जाके तो खेती कर नहीं लोगे, उसके लिए आपको जो फॉरेस्ट है उनको कट तो कराना पड़ेगा, है ना, कि भरे जंगल में जाओ बस खेती करो जाके, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको फॉरेस्ट को कटवाना पड़ेगा, क्लियर कराना पड़ेगा, है ना। सो इसलिए फॉरेस्ट को भी क्लियर किया जाता, क्लियर मतलब ख़त्म किया जाता था, फॉरेस्ट भी काटे जा रहे थे। लैंड हैड टू बी लेवल्ड, और जो लैंड थे उसको लेवल किया जा रहा था एग्रीकल्चर के लिए। इन अदर एरियाज, so now in the delta region embankments had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed to carry water to the field. अब जो मीन्स जो रिवर रीजन था या फिर आप कह जो डेल्टा रीजन था, ठीक है, तो डेल्टा रीजन में एम्बेकमेंट्स बनाए जा रहे थे। रीज़न क्या था एम्बेकमेंट बनाने का, देखो जब आप नोटिस करोगे नदी बहेगी, मतलब जब नॉर्मली बहती है नदी, ठीक है, तो इस तरीके से बहती है समथिंग, और जब बाढ़ आती है तो वो बहुत मतलब जो नदी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछल कूद मचती है एक तरीके से, राइट। तो मतलब उसका जो बहने का डायरेक्शन या फिर जो बहने का शेप होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, राइट। तो क्योंकि फ्लड आती है उस टाइम पे, जब बारिश होती है तो फ्लड आती है ना। तो इससे क्या हो रहा था, जो नदी के आसपास में घर थे वो डूब रहे थे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि बाढ़ आने पर नदी का पानी ओवरफ्लो ना हो, मतलब दूसरों के घरों तक ना पहुँचे, इसलिए एम्बेकमेंट्स बनाए जा रहे थे, ठीक है। तो एम्बेकमेंट्स बनाए गए काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें टाइप, जिससे जो नदी का पानी है वो लोगों के घरों तक ना पहुँचे और उनको नुकसान ना पहुँचा पाए। तो आपने देखा कि एम्बेकमेंट्स बनाए जा रहे थे, ये भी एक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट था उस टाइम का, राइट, एम्बेकमेंट्स।
एंड जो कैनाल्स थी हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स। अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि हर एक का फील्ड बहुत मतलब क्लोज होगा नदी से, कुछ लोग का दूर भी होता था फील्ड, है ना। तो अब क्या करें जिससे नदी का पानी उनके फील्ड तक आए। तो अब उन लोगों ने सोचा कि मतलब क्योंकि अब खेत को उठा के तो नदी के पास लेके नहीं जाएंगे, तो कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने कैनल्स बनवाना स्टार्ट किए। कैनल्स बनवाने से जो नदी का पानी था वो खेत तक इजीली पहुंच पाता था। ठीक है, तो कैनाल्स बनवाए उन्होंने, कैनल्स कंस्ट्रक्ट किए। तो इस टाइम पे ये भी काफ़ी अच्छा मीन्स डेवलपमेंट था एग्रीकल्चर के लिए। हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू फील्ड। ठीक है, कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। कई एरियाज तो ऐसे थे जहाँ पे एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो होती थी। ठीक है, जो उस टाइम पे इतना इजी नहीं होता था। अभी के टाइम पे तो होता है, ठीक है, अभी के टाइम पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज आ गए, बट उस टाइम पे ये एक डेवलपमेंट ही आप मान लो चोला पीरियड का, क्योंकि उस टाइम पे ये इतना इजी नहीं होता था कि एक साल में आप 2 क्रॉप्स को वहाँ पे ग्रो इजीली कर सको। ठीक है, सो इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। कई सारे केसेस में पानी देना पड़ता था क्रॉप्स को आर्टिफिशियली भी। ठीक है, आर्टिफिशियली मतलब जैसे कि वो कुएं खुदवाते थे, तो अब कुएं खुदवाएंगे तो वो कुएं बनवा रहे हैं, उसके बाद उसमें जो रेन वाटर होगा वो कलेक्ट होगा या नदी का पानी कलेक्ट होगा, तो ये आर्टिफिशियली तो करा रहे हैं, है ना। जहाँ जहाँ एक नदी का पानी काफ़ी दूर दूर तक नहीं पहुँच पा रहा है या कैनल्स वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे कुएं खुदवाते थे वो लोग, वेल्स डग कराते थे और टैंक्स कंस्ट्रक्ट कराते थे टू कलेक्ट द रेन वाटर। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स बनवाते थे। कैनल्स को यूज़ करते थे सप्लाई करने के लिए पानी को। ठीक है, सो कैनल्स वर यूज टू सप्लाई वाटर, wells were dug, tanks were constructed to collect the rainwater, and canals were used to supply the water. Fine. चलो, नेक्स्ट थिंग इज इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग। अब देखो आप, जो इरिगेशन वर्क होता है उसमें प्लानिंग की ज़रूरत बहुत होती है। ऐसा नहीं कि आप बस उठे सुबह, चलो आज मतलब सोच लिया कि अब इरिगेशन करने जाना है, ठीक है, नया नया, और जल्दी इरिगेशन करना है एग्रीकल्चर करने के लिए। उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्रीकल्चर को कर पाओगे, इरिगेशन वर्क कर पाओगे। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग, अब जैसे कि लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको लेबर हायर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको उसके लिए, खेती के लिए जो औजार होते हैं, ठीक है, तो वो चाहिए होंगे आपको। मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर। ठीक है, तो पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई पानी कहाँ से लेके आए खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, और क्या क्या सी, अब क्योंकि इस तरीके की आपको चीज़ें चाहिए होती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे वहाँ के जो लोग होते थे वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर पे ना उनका मतलब काफ़ी फोकस रहता था और काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। सो मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, जो नए नए रूलर्स आ रहे थे और वहाँ के जो लोग थे जो रह रहे थे विलेजेस में, वो काफ़ी एक्टिव इंटरेस्ट लेते थे इन एक्टिविटीज़ में, मीन्स एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये पूरा था चोलास टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर के बारे में। फाइन, कि एग्रीकल्चर जो है किस तरीके का था चोलास के टाइम पीरियड का, क्योंकि उस टाइम पे मतलब खेती, आप सोच सकते कि उस टाइम पे मतलब ये लोग इतना कंस्ट्रक्शन कराए थे, ये सब कराए थे। ठीक है, और एक ईयर में 2 क्रॉप्स ग्रो रही थी, तो ये इतना इजी नहीं होता है। तो समहाउ ये डेवलपमेंट ही थे उनके। ठीक है, कि एक ईयर में कई रीजन्स में तो 2 क्रॉप ग्रो हो रही थी, तो ये डेवलपमेंट्स ही है। ठीक है, कि वो लोग इतना सब कुछ कर पाए। तो आपने देखा कि चोलास पीरियड में एग्रीकल्चर वर्क काफ़ी अच्छा था। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे उसी टॉपिक में। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आती है, चीज़ें समझ में आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।